जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारे ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सी आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सी आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी, आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। रिफंड चैप्टर में एक अमेंडमेंट आया बेटा, जो IDT सार में। ये वाला अमेंडमेंट नहीं है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ये वाला अमेंडमेंट जो है वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को है लेकर के कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो होता है उसमें आपने पढ़ा था कि भाई कोई अमाउंट बचा हुआ है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। RFD 01A फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, बराबर। उसके रिगार्डिंग कुछ क्लेरिफिकेशन है, मतलब कुछ डिलीट वगैरह नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नया क्लेरिफिकेशन दिया। पहला क्लेरिफिकेशन है, नो टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके पास में जितना भी अमाउंट है उसके लिए आप जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जनरली क्या होता है कि रिफंड क्लेम करने के लिए हमने पढ़ा 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, ये एक टाइम लिमिट है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका रिफंड है तो आपको कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। आप 3 साल 4 साल बाद में भी अगर रिफंड एप्लीकेशन देंगे तब भी आपको रिफंड दिया जाएगा, पहला। दूसरा, नो सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कुछ केसेस में अगर आपका जो रिफंड का अमाउंट है अगर वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा है, तो आपको CA या CMA के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही आपको रिफंड मिलेगा। बट बोला अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का एक्सेस अमाउंट आपके पास पड़ा है जो आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो अमाउंट अगर 2 लाख से ज़्यादा भी हुआ, 2 लाख से ज़्यादा भी हुआ, तब भी आपको किसी CA या CMA के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, TDS या TCS डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी गवर्नमेंट को सप्लाई किया, जब वो पेमेंट कर रहे थे तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी वो 2,50,000 से ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट जब मुझे पेमेंट कर रही थी तो TDS काटेगी। TDS काटने के बाद गवर्नमेंट वो TDS डिपॉजिट करवाएगी और वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, मैंने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई गुड सप्लाई किया, उन्होंने TCS काटा, वो TCS जब पेमेंट के वक्त काटेंगे, जब मुझे पेमेंट करेंगे वो TCS कलेक्ट करेंगे, वो TCS का अमाउंट वो डिपार्टमेंट को जमा करेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे गवर्नमेंट को, वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है TDS TCS डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी रिफंडेड एज एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर। मैं उनका भी रिफंड ले सकता हूँ, जरूर नहीं है कि मैं उसको यूटिलाइज ही करूँ पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए या इंटरेस्ट वगैरह के पेमेंट के लिए। मैं चाहूँ तो उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिलेटेड कुछ क्लेरिफिकेशन है। तो क्लेरिफिकेशन विद रिगार्ड टू रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब ये जो मिसलेनियस प्रोविजन है चैप्टर 24 के, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में बेटा। ओके, और कस्टम्स में भी चेंजेस हैं, बट कस्टम्स के चेंजेस भी कोई खास इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं है, बराबर है। छोटे मोटे चेंजेस है बट वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम के नहीं है, बराबर है। तो उसको भी हम किसमें सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो GST के एक तो मिसलेनियस प्रोविजन वाला पार्ट हो गया, दूसरा पेमेंट ऑफ टैक्स जो है उसका एक पार्ट हो गया वो, और कस्टम्स, ये हम सब किस में करने वाले हैं बेटा, हमारे पार्ट 2 में। ओके, नाउ फ्रेंड्स अभी आते हैं सेक्शन 83 में। सेक्शन 83 में भी अमेंडमेंट आया है, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर सेक्शन 83। इसमें क्या अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना। पहले क्या था, सेक्शन 83 में प्रोविजनल अटैचमेंट का एक केस था, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टन केसेस। ये प्रोविजनल अटैचमेंट का केस क्या था, समझो। मान लीजिए ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है अंडर सेक्शन 62 का, मतलब मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ बट मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, बराबर, और डिपार्टमेंट ने बेस्ट जजमेंट वगैरह जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी, बराबर है, या उन्होंने नोटिस दिया मैंने फिर भी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अंडर सेक्शन 62 के केस नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न के, या अंडर सेक्शन 63 मैं GST के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हूँ बट मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया,
या फिर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, बराबर है। मेरी हरकतें कुछ ऐसी थी, जैसे मैं प्लेस ऑफ बिजनेस जो है मेरी, वहाँ से मैं बिजनेस नहीं करता था, मैंने आईटी से अवेल करने की कंडीशंस पूरी नहीं की, मेरा जीएसटीआर 1 और 3 भी मिसमैच आ रहे हैं, तो उन केसेस में डिपार्टमेंट ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया मान लो। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद में और भी कई प्रोविज़न होते हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में। इसके लिए आप उसको एक बार देखना रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाकर के, 2 अमेंडमेंट भी हुए हैं उनके अंदर। तो अब हुआ क्या, डिपार्टमेंट ने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उसके बावजूद भी मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट कहता है यहाँ पर अत्ता माजिद सा टकली। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, उस सेक्शन 63 में जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूँ बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, या मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया फिर भी मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, या अंडर सेक्शन 64 समरी असेसमेंट का केस, या अंडर सेक्शन 67 के मेरे यहाँ पे सर्च एंड सीजर हुई है जिसमें डिपार्टमेंट को लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ है, कुछ स्टॉक में गड़बड़ है, या अंडर सेक्शन 73 मुझे शॉकर्स नोटिस इशू है कि मैंने बाय मिस्टेक शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड या रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, बराबर, उनमें से कोई भी केस में कवर हो रहा हूँ। मान लीजिए मैंने शॉर्ट पेमेंट किया या मैंने नॉन पेमेंट किया, मैंने कस्टमर से जीएसटी 18,000 की बजाय 12,000 कलेक्ट करके पे किया, ये 18,000 कलेक्ट करना था बट मैंने कलेक्ट ही नहीं किया कस्टमर से और पे भी नहीं किया, तो ये नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट के केस, बराबर है। नॉन पेमेंट का क्या हो गया, मैंने कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं किया जीएसटी और पे भी नहीं किया, नॉन पेमेंट। मैंने कस्टमर से 18 की जगह 12,000 कलेक्ट किया और 12,000 ही पे किया, शॉर्ट पेमेंट। क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जीएसटी जो है 12,000 ही लगेगा, 18,000 नहीं लगेगा। होता ना कई बार कि 1 लाख का गुड सप्लाई कर रहा हूँ, रेट 18% है बट मुझे लगता है शायद रेट 12% होगी इसकी, बाई मिस्टेक हो सकता है ये, बराबर है। या मैंने रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज कर लिया क्या आईटीसी को, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पॉसिबल है। तो अब ये बाई मिस्टेक कर लिया हो मैंने, ये एरोनियस रिफंड मुझे मिल गया हो, बराबर है, जो डिपार्टमेंट वापस मांग रहा है, ये बाई मिस्टेक किया तो सेक्शन 73 लगता है, बट जानबूझ करके अगर ये सब किया तो सेक्शन 74 लगता है, बराबर है। अब ये देखना, इन सब में डिपार्टमेंट के पास राइट था पहले कि वो प्रोविजनली, तो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते थे मेरी प्रॉपर्टी का, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच कर लेंगे वो लोग। ऐसा नहीं कि मैं इसमें रह नहीं सकता, रह सकता हूँ, बट मैं इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट को लगता है मैं कभी भी नीरव मोदी या विजय माल्या बन सकता हूँ, बराबर है। मैंने पेमेंट किया ही नहीं, अभी तक ड्यूज़ वगैरह मेरे काफ़ी सारे हैं, और मैं इंडिया छोड़ करके भाग गया तो, ये प्रॉपर्टी किसी को बेच करके भाग गया तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि खुद को सेव करने के लिए प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लेगा इन केसेस के अंदर, बराबर। ये पहले था, फिर 1 साल के अंदर ये अटैचमेंट छोड़ना पड़ता है उनको, 1 साल के अंदर ये अटैचमेंट छोड़ना पड़ता है। अगर 1 साल में उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि मैक्सिमम अटैचमेंट ही 1 साल तक ही रह सकता है, तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या, अभी अमेंडमेंट ये हो गया कि इसकी जगह पे इनको तो हटा दिया गया कि प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाएगा, बट किन केसेस में, इन केसेस में वेयर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 12, मतलब एडवांस रूलिंग का कोई केस, उसमें चैप्टर 14 ट्रांजिशनल प्रोविजन, चैप्टर 15 एंटी प्रॉफिटिंग का केस, तो द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इट इज नेसेसरी सो टू डू, he may by order in writing attach provisionally any property including bank account belongs to the taxable person or any person specified under section 122 subsection 1 in such manner as may be prescribed। तो जो इतने सारे सेक्शंस थे उनकी जगह किसने ले ली, चैप्टर्स ने, ये चैप्टर्स। तो कोई भी केस इन चैप्टर्स में फॉल होता है, उसी केस में प्रोविजनल बेसिस पे प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा, चैप्टर 12 एडवांस रूलिंग के लिए, चैप्टर 15 एंटी प्रॉफिटिंग के लिए, चैप्टर 14 ट्रांजिशनल प्रोविजन के लिए। अब एक और बोला कि और किसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, एनी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। ये क्या है 122 सबसेक्शन 1, आ जाओ बेटा। सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A, ये क्या है,
ये है बेटा, अगर आपने किसी को, मान लो मैंने फेक इनवॉइस इशू किया किसी को, बराबर, ये मैं हूँ MG, ये आप मिस्टर है, मैंने आपको फेक इनवॉइस इशू किया, बराबर, मैं सप्लायर, आप रिसीवेंट, फेक इनवॉइस इशू किया, तो मेरे को तो पेनल्टी लगेगी 1 सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की, फेक इनवॉइस इशू करने पे, बराबर है। अब फेक इनवॉइस इशू किया, बट आपने क्या किया, इधर देखो, आपने क्या किया, आपने उसके बेस पे क्रेडिट क्लेम किया। अब डिपार्टमेंट ने आपकी इंक्वायरी चालू कर दी, आपको नोटिस वगैरह भेजे। अब इंक्वायरी चल रही है, केस खत्म नहीं हुआ है, इंक्वायरी चालू हो। डिपार्टमेंट को लगता है आप कभी भी नीरव मोदी, विजय माल्या बन जाओगे, इंडिया छोड़ करके भाग जाओगे प्रॉपर्टी बेच करके, तो वो क्या बोलेंगे, रुको। बोले क्या, बोले हम तुम्हारी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच करेंगे। तो प्रोविजनली अटैच इनकी भी कर सकते हैं जिनको बेनिफिट मिलता है। जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ उसका बेनिफिट अगर जिसको मिल रहा है उनकी भी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। इसमें कौन कौन से केस आएंगे कि मैंने फेक इनवॉइस इशू किया, जिसने फेक इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट क्लेम कर लिया हो, बराबर, या विदाउट इनवॉइस मैंने सप्लाई किया हो, तब इनका टैक्स की चोरी हुई, इनको भी बेनिफिट मिला, तब भी ये फंस जाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए ये मेरी कोई यूनिट है, मेरी कोई ब्रांच है, मेरा हेड ऑफिस है मुंबई में, ये मेरी ब्रांच है जो वापी में है, और मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुका हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ पर ITC ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ से यहाँ पे ITC ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उस केस के अंदर क्या बोलते हैं कि भाई जब ITC ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मैंने ज़्यादा क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर वापी में, जानबूझ करके ज़्यादा क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिया, तो वापी पे इंक्वायरी चालू होगी, और जब वापी पे इंक्वायरी चालू होगी, इसको बेनिफिट मिल रहा है ना मेरे क्रेडिट ट्रांसफ़र करने से, तब तक यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी है मेरी इस ब्रांच की, उसको प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। ओके, अब ये अटैचमेंट क्यों रखता है डिपार्टमेंट, खुद को सेव करने के लिए कि कल को मेरी वापी की ब्रांच ने अपने ड्यूज़ नहीं पे किए, बराबर है, तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट वो प्रॉपर्टी बेच करके अपना पैसा वसूल करेगा। बट ये अटैचमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कब तक रह सकता है, 1 ईयर तक। सेक्शन 83 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, एवरी सच प्रोविजनल अटैचमेंट शेल cease to have effect after the expiry of a period of 1 year from the date of order made under section 83(1). 83(1) में जो ऑर्डर पास किया गया है उसके 1 साल तक ही इसका इफेक्ट रहेगा, 1 साल के बाद वो अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। ओके, चलो समझ में आया बेटा, पक्का? ना बेटा, अभी हम अमेंडमेंट ले रहे हैं, पहले अपील्स एंड रिवीजन के, ऑफेंस एंड पेनल्टीज के अमेंडमेंट हम लास्ट में लेंगे। एक और अमेंडमेंट है जो इस शीट में मैंने डाला एडवांस रूलिंग का, बट अभी तक ICAI ने इसको नोटिफाइड नहीं किया कि एग्जाम में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये वाला अभी जो है, द एप्लीकेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ सच अमेंडमेंट फॉर November 2022 एग्जामिनेशन शेल बी अनाउंस्ड बाय द ICAI ओनली आफ्टर सच नोटिफिकेशन इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है। तो हाल फिलहाल के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं है, इस पर एक बहसबाजी है। तो ये वाला अमेंडमेंट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ये तो मैं लूँगा एडवांस रूलिंग वाला पार्ट 2 में। जब पार्ट 2 में हम कौन सा अमेंडमेंट लेंगे, जब CA इंस्टीट्यूट जो अमेंडमेंट की जो लिस्ट होती है, जो सप्लीमेंट्री होती है, उसको इशू करेगा, तो उनमें से कई अमेंडमेंट तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, बट जो कवर नहीं है या कुछ क्लेरिफिकेशन है जो यहाँ पर हमने कवर नहीं किया पार्ट 1 में, वो सब मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। ओके, तब उस टाइम पे हम इसको ले लेंगे अगर ICAI ने एप्लीकेबल किया, क्योंकि मैं अगर ले लूँ बाद में इंस्टीट्यूट बोले नहीं है November 2022 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। खाली पीली आप एक एक्स्ट्रा और एडवांस चीज़ पढ़ लोगे, उल्टा और कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अभी फिलहाल के लिए नहीं लेते, अभी हम वही अमेंडमेंट ले रहे हैं जो हमको कंफर्म है कि ICAI एप्लीकेबल करेगा। चलो, अपील्स एंड रिवीजन को पहले ले लेते हैं। इसमें क्या अमेंडमेंट है, इसमें डिपॉजिट के अंदर अमेंडमेंट है। सर डिपॉजिट क्या है इसमें, अपीलेट अथॉरिटी के पास में जब कोई भी केस जाता है तो हमने क्या पढ़ा कि जो भी लायबिलिटी उन्होंने एडमिट की वो उनको पे करनी पड़ती है विद पेनल्टी और इंटरेस्ट, और साथ में जो डिस्प्यूटेड टैक्स है जिसके लिए वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं उसका 10% प्री डिपॉजिट देना पड़ता है। तो हमने जो पढ़ा एक बार उसको देख लेते हैं। इधर आओ, मान लो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया मेरे खिलाफ जिसमें बोला कि मेरी टैक्स लायबिलिटी और पेनल्टी 10 लाख है और पेनल्टी 1 लाख है।
मैंने बोला कि देखो भाई, मैं इनमें से सिर्फ यही मानता हूँ कि मेरी लायबिलिटी एडमिटेड, मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख है और पेनल्टी 20,000 उसके ऊपर, और जो भी इंटरेस्ट आएगा वो, ये मैं पे करने को रेडी हूँ, ये मैं मानता हूँ मेरी लायबिलिटी है। बट 8 लाख के लिए मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास जाऊँगा, इसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड टैक्स, जिसके खिलाफ मैं अपील करना चाहता हूँ। मैंने कहा इसके लिए मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास जाऊँगा भाई, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाऊँगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला ठीक है, तो एक काम करो, ये वाला अमाउंट तो पूरा पे कर दो जो लायबिलिटी में एडमिट की, ऑफ एडमिटेड लायबिलिटी, और इसका 10% पे कर दो 80,000। तो ये 80,000, ये 2 लाख, ये 20,000 और इंटरेस्ट जो भी बनेगा, इतना मुझे पे करना होगा। उसके बाद ही मैं अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल कर सकता हूँ। तो सर इसमें चेंज क्या है बेटा? ये जो परसेंटेज हम पे करते हैं वो डिस्प्यूटेड टैक्स का पे करते हैं, तो ये पहले भी था अभी भी है, बट एक इशू है, आपको मैं पढ़ाऊँगा या आपने पढ़ा होगा सेक्शन 129 सब सेक्शन 1, ये ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर में था कि कोई भी गुड्स अगर जा रहा है, बराबर है, माल लेकर के जा रहा था, मेरा गुड्स था, उसमें गुड्स रखा हुआ था और इसको सीज कर लिया डिपार्टमेंट ने, मैंने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया होगा प्रोविजन के, इनवॉइस नहीं होगा, ई वे बिल नहीं होगा, सीज कर लिया, इसकी वैल्यू है 10 लाख। कितनी वैल्यू? 10 लाख। मैं डिपार्टमेंट के पास जो है गया ही नहीं, मैंने कहा मेरा गुड्स तो सीज होना नहीं चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे। डिपार्टमेंट के पास जब गया नहीं तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसके लिए पेनल्टी लगाएगा मेरे पे। पेनल्टी अभी कर दी गई है 200% तो तब लगती है जब चला करके आप जाते हो और अपनी गलती मानते हो। पेनल्टी लगेगा 50% ऑफ वैल्यू, सीधा कितना आ जाएगा? 5 लाख, और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। मान लो इसमें टैक्स जो है उसकी रेट 18%, तो 10 लाख का 18% कितना होगा? 1,80,000, तो 200% कितना हो जाएगा? 3,60,000 विच एवर इज हायर। तो मेरी पेनल्टी यहाँ पे कितनी हो गई? 5 लाख की। डिपार्टमेंट इसके लिए एक ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में कि महेश गौड़ ये पेनल्टी पे करो, और मैं डिपार्टमेंट से अग्री नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे साथ जाती हुई है। अब मैं इसके लिए अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहा हूँ, मैं इस केस में अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहा हूँ। अब इधर देखना इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट तो है ही नहीं, ये तो पेनल्टी का अमाउंट है। ये किसका अमाउंट है? ये पेनल्टी का अमाउंट है। और हमको क्या बोला गया कि अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर आप जाते हैं तो आपको 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स का पे करना है। तो मैंने बोला भाई मैं यहाँ पे इसका कुछ भी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहा हूँ, और मैं प्री डिपॉजिट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि लायबिलिटी तो मैं कोई एक्सेप्ट ही नहीं है, लायबिलिटी का तो क्वेश्चन ही रेज नहीं हो रहा, क्वेश्चन है पेनल्टी का, और पेनल्टी जो है उस पर 10% लग नहीं सकता क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% होता है। इसमें अमेंडमेंट कर दिया। क्या अमेंडमेंट कर दिया अभी कि भाई ये जो 5 लाख है जो पेनल्टी का अमाउंट है, इसका 25% तुझे डिपॉजिट देना पड़ेगा पहले महेश गौड़, और फिर ये केस लेकर के जाएगा 25%, 1,25,000। ये अमेंडमेंट है बेटा। ओके, इतना पे करो और फिर अपीलेट अथॉरिटी के पास केस फाइल करो। बट ये किस में? सेक्शन 129 में, और किसी में नहीं, सिर्फ 129 के लिए, जो पेनल्टी का अमाउंट था ना उसके लिए। प्री डिपॉजिट 10% ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट प्लस 100% ऑफ द एडमिटेड लायबिलिटी, टैक्स इंटरेस्ट फाइन फी पेनल्टी जो भी इस एडमिटेड लायबिलिटी पे लगती है वो आपको पे करनी है। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में जो ऑर्डर पास हुआ उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। कहाँ पर? अपीलेट अथॉरिटी के पास में, अनलेस ए सम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ द पेनल्टी हैज़ बीन पेड बाय द अपीलेंट। बराबर है?
चलो, बाकी का तो ये सेम ही है कि जो 10% है आप पे करते हो वो CGST का अमाउंट है तो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, SGST का तो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी चेंज नहीं है बेटा। ओके, कोई डाउट? तो यहाँ पे हमारे अपील्स एंड रिवीजन का जो एक अमेंडमेंट आया जो इम्पैक्ट डाल रहा था वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब बेटा अब हमारा जो अमेंडमेंट है वो ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ को लेकर के। ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ में क्या अमेंडमेंट आया, सेक्शन 129 में पूरा का पूरा ऑलमोस्ट चेंज कर दिया। सेक्शन 129 देखा जाए तो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई तो ऑलमोस्ट चेंज ही बोल सकते हैं हम। सेक्शन 130 में थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। 129 क्या है, गुड्स के सीज़ को लेकर के, गुड्स का या कन्वेंस के सीज़ को लेकर के। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मुंबई से कोई माल दिल्ली भेज रहा हूँ और एक ट्रक में वो माल जा रहा है वहाँ पर, बराबर है, और उस केस में मैंने ई-वे बिल नहीं बनाया, ट्रक को रास्ते में रोका गया, तो उस ट्रक में रखा हुआ गुड्स भी सीज किया जा सकता है। अब उस गुड्स को सीज होने से बचाना है मुझे, सीज कर लिया डिपार्टमेंट ने, मैं चाहता हूँ मेरा गुड्स मुझे वापस दे दिया जाए, तो वो मुझसे पेनल्टी चार्ज करेंगे, और अगर मैं पेनल्टी नहीं दूंगा तो सीज किए हुए गुड्स को ऑक्शन में डाल देंगे वो। तो उसके क्या प्रोविजन है, कितनी पेनल्टी मुझे पे करनी पड़ेगी, किस तरह से पे करनी पड़ेगी, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसे वो डिस्पोज कर सकते हैं गुड्स को, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर, बराबर है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ, अपन ले लेते हैं, ये मिस्टर ए है, ये ट्रांसपोर्ट वाला है ट्रक, इसका नाम रख देते हैं AB ट्रांसपोर्ट। एक काम करो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार चेंज करता हूँ इसको ना। तो ये मिस्टर ए है, ये है AB ट्रांसपोर्ट। AB ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिस्टर ए ने कुछ गुड्स भेजा, ये गुड्स है जिसकी वैल्यू 10 लाख है और GST रेट 18% है। ये गुड्स भेजा गया है मिस्टर बी के लिए, मिस्टर बी जो दिल्ली में रहते हैं, मिस्टर ए मुंबई के, और वहीं पर मैं GST ऑफिसर मान लीजिए, मैंने ट्रक को रास्ते में रोका और मैंने बोला भाई क्या है इसमें, साइड में लगाओ। देखा तो इनवॉइस नहीं है इनके पास में, या ई-वे बिल नहीं है इनके पास में, तो मान लेते ई-वे बिल नहीं है, मैंने बोला साइड में लगाओ, गुड्स को हम सीज करेंगे। गुड्स को सीज किया जा रहा है, देखो पेनल्टी जो लगनी है वो तो लगेगी ही लगेगी, उसके अलावा गुड्स को भी हम सीज कर रहे हैं। अब पेनल्टी तो 122(1) की लगा देंगे, मगर इनवॉइस वगैरह नहीं है, ई-वे बिल नहीं है, तो किस पर, मिस्टर ए पर। बट जब गुड्स सीज हो रहा है उसका क्या करेगा, मिस्टर ए की तो इज्जत चली जाएगी, माल का नुकसान हो जाएगा, माल वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। तो मिस्टर ए मुझे आकर के बोलता है महेश गौड़ सर प्लीज़ मेरा गुड्स छोड़ दीजिए। मैंने कहा देखो सर सीधी सी बात है, यहाँ पे चोरी की है आपने, अब चोरी की है तो आपको उसके लिए सज़ा मिलेगी, एक तो इनवॉइस नहीं बनाया उसकी सज़ा मिलेगी, टैक्स चोरी करने की कोशिश की गई है और वो गुड्स रिमूव भी कर दिया आपने, तो गुड्स को भी हम सीज करेंगे। अगर गुड्स को छुड़ाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से पेनल्टी और लगेगी, अगर गुड्स छुड़ाना चाहते हो तो। उन्होंने बोला ठीक है सर मैं गुड्स छुड़ाना चाहता हूँ, जो भी अलग से पेनल्टी लगेगी मुझे बताओ मैं दे देता हूँ। अब इस पेनल्टी में अमेंडमेंट आ गया, क्या पेनल्टी लगेगी, कैसे लगेगी। अब इसमें दो केस हैं। पहला केस 129 में कि ऑनर ऑफ गुड्स कम्स फॉरवर्ड, ऑनर खुद आगे आता है और बोलता है कि भाई मैं पेनल्टी पे करने को तैयार हूँ, मेरा माल छोड़ दें, और ऑनर जो है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमने उसका गुड्स सीज कर लिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आ ही नहीं रहा है आगे, बराबर है। हम चाह रहे हैं कि वो आए, हम बुला रहे हैं, वो फिर भी नहीं आ रहा है, तो ऑनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। अब ऑनर जो है वो चला कर गया, बोले गौड़ साहब गलती हो गई साहब, हाँ मुझे पता ही नहीं था कि इनवॉइस नहीं बनाया हमने। मैंने कहा क्या बात है, बेवकूफ़ समझते हो हमारे को। बोला सर आप भी क्या सीरियस हो जाते हो सर, आप बोलिए क्या पेनल्टी है। सर मैं पेनल्टी देने को तैयार हूँ। अब पेनल्टी कितनी चार्ज करेंगे, इधर आओ, ये अमेंडमेंट है। वेट द ऑनर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट द लायबिलिटी, मतलब ऑनर कम फॉरवर्ड, अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, तो पेनल्टी लगेगी पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। अब उन्होंने मान लो टैक्स पे कर दिया, खाली ई-वे बिल नहीं था, टैक्स वगैरह पे कर दिया, ई-वे बिल नहीं था,
बार आप तो फिर टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बट मान लो उन्होंने टैक्स इनवॉइस ही इशू नहीं किया और टैक्स पे नहीं किया, तो टैक्स लेंगे पहले, तो जो भी टैक्स लगेगा साथ में पेनल्टी इक्वल टू 200% ऑफ टैक्स पेबल। जितना टैक्स लगना चाहिए उसका 200% की पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमारा केस है इसमें ऑनर चला करके आया हमारे पास में, और गुड्स जो है वो टैक्सेबल गुड्स हैं। तो यहाँ पर पेनल्टी लगेगी आपके, टैक्स तो अगर टैक्स नहीं पे किया तो वो तो पे करना ही पड़ेगा, मैं सिर्फ पेनल्टी लिख रहा हूँ, पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स। इसका मतलब वैल्यू कितनी थी 10 लाख, टैक्स कितना लगेगा 1,80,000, उसका 200%। मीन्स 3,60,000, इतनी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि टैक्स तो तब लगेगा, नहीं सॉरी, पेनल्टी तो तब लगेगी जब टैक्स का अमाउंट कोई होगा कि टैक्स के अमाउंट का 200%, बट टैक्स ही ना लगे तो क्या होगा? मान लो गुड्स ही एग्जम्प्ट है, मान लो गुड्स ही एग्जम्प्ट है, टैक्स की रेट क्या होगी फिर? गुड्स तो एग्जम्प्ट है। बोले उस केस में अगर ऑनर चला करके आया हमारे पास में तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवरेज लेस। इसका मतलब अगर ये गुड्स जो है वो एग्जम्प्ट होता तो फिर यहाँ पर पेनल्टी 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवरेज लेस। अब 2% ऑफ वैल्यू कितना होता? 2% ऑफ 10,20,000 और 25,000 विच एवरेज लेस 20,000, तो 20,000 की पेनल्टी लगती है। ओके, अब इस केस को हम थोड़ा अकड़ में पढ़ते हैं। भाई मैंने गुड सीज किया और जो मिस्टर है वो बड़े एटीट्यूड में, उनका फ़ोन आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे गुड्स को सीज करने की? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं अच्छे अच्छों की बैंड बजा सकता हूँ, तुमको घर सबूत जाना नहीं जाना है, ऊपर से चेन छोटा कर दूंगा, मतलब अलग अलग तरह की धमकियाँ। मैंने कहा अरे सर क्यों डरा रहे हो सर, डर लग रहा है बहुत। बोला यार नहीं डरना चाहिए तुम जैसों को, तुम ऑफिसर ने समझ क्या रखा हमारे को। मैंने कहा मालिक एक ऑर्डर आने वाला है जरा वो देख लेना। बोले किस चीज़ का ऑर्डर? मैंने कहा सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में पास करने वाला होगा। बोले ओके। अब यहाँ पर हम पेनल्टी कितना लगाएंगे? 50% ऑफ द वैल्यू, 50% ऑफ द वैल्यू सीधा। टैक्सेबल गुड्स है, पेनल्टी सीधा 50% ऑफ वैल्यू कितना आ जाएगा? 50% ऑफ 10 लाख, जो गुड्स की वैल्यू है वो 5 लाख की पेनल्टी। सर अमेंडमेंट क्या है? बेटा पहले ये जो पेनल्टी थी ना 200%, वो 100% थी, वो 100% लगती थी। दूसरा अमेंडमेंट यहाँ पर है, ये जो है टैक्सेबल गुड्स वाला, ये वाला केस, इसमें 50% ऑफ वैल्यू माइनस टैक्स पेबल, जो भी टैक्स पेबल होता था उतना अमाउंट माइनस होता था, अब माइनस नहीं होगा, अब माइनस नहीं होगा, सीधा 50% ऑफ वैल्यू, 5 लाख का टैक्स लगेगा। बट हाँ इसको कंपेयर भी करना पड़ेगा, ये आपके 200% ऑफ टैक्स से कम नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, 200% ऑफ टैक्स मतलब 3,60,000, तो 3,60,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर, वो पेनल्टी होगी। ये पेनल्टी का अमाउंट है बेटा, ठीक है ना, ये पेनल्टी का अमाउंट है, पेनल्टी। नाउ अगर ये एग्जम्प्ट गुड्स होता तो क्या करते? एग्जम्प्ट गुड्स और ऑनर खुद आ भी नहीं रहा, हमने गुड्स सीज कर लिया तब भी, तब पेनल्टी लगती
5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस। 5% ऑफ वैल्यू कितना था 50,000 और 25,000 विच एवर इज लेस, तो यहाँ पर पेनल्टी लगती है 25,000, क्योंकि हमारे गुड्स की वैल्यू कितनी है 10 लाख से उसका 5%। ओके, तो इस एग्जाम्पल में हमने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आ जाओ जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। When the owner does not accept the liability, मतलब owner does not come forward, payment of tax and penalty equal to 50% of the value of the goods or 200% of tax payable on such goods whichever is higher. In case of exempted goods, amount equal to 5% of the value of goods or 25,000 whichever is less. तीसरा ऑप्शन क्या होता है इनके पास में, फर्निशिंग सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेबल इन क्लोज ए और बी। इनमें से जिस भी केस में आप आ रहे हैं और आपके पास में अभी पैसा नहीं है इतना, और आपको लग रहा है कि केस आप जीत जाएंगे, तो आप उनको बोलते हो कि सर अभी हमारे गुड्स को हमें छोड़ दीजिए, आपने जो सीज़ किया है, ताकि हम इसको मार्केट में ले जा सके, बेच सकें, हम इसके बदले आपको सिक्योरिटी दे देते हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी दे करके गुड्स को रिमूव करवा सकते हैं। सेक्शन 129 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, ये तो 1 हो गया। 1 में हमने क्या पढ़ा कि पेनल्टी कितनी लगेगी। 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्विस ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर मैंडेटरी। जब गुड्स को सीज कर लिया जाता है तो उस केस में मुझे एक ऑर्डर देना पड़ेगा मिस्टर ए को कि मिस्टर ए आपका गुड्स हमने सीज किया, बट उससे पहले एक नोटिस भेजते हैं, नोटिस के बाद में ऑर्डर भेजते हैं। ओके, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये ऑर्डर जो भेजा जाता है वो सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में भेजा जाता है, और उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। ये अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट है जरा देखते हैं। पहले क्या पॉइंट था जरा देखते हो। पहले ये था, द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स or conveyance shall issue a notice specifying the tax and penalty payable and thereafter pass an order for the payment of tax and penalty under clause A, B और C। वो क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई प्रॉपर ऑफिसर जिसने गुड्स को सीज किया है वो बाकायदा एक नोटिस इशू करेगा जिसमें टैक्स का अमाउंट, पेनल्टी का अमाउंट, ये सब रहेगा, और उसके बाद एक ऑर्डर पास करेगा। बराबर है। अब उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर, उसका टाइम लिमिट वगैरह के साथ में उसको इशू कर दिया। द प्रॉपर ऑफिसर डिटेंशन और सीजिंग गुड्स और कन्वेंशियल इशू ए नोटिस विद इन 7 days, जो पहले नहीं था। 7 दिन में नोटिस इशू करेगा ऑफ सच डिटेंशन और सीजर स्पेसिफाइंग द पेनल्टी। अब यहाँ पे टैक्स का डिलीट कर दिया, यहाँ पे टैक्स था वो वर्ड डिलीट कर दिया, खाली पेनल्टी का अमाउंट उसमें रहेगा। एंड देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 AB। इधर आ जाओ बेटा, ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए 1 जुलाई को 2022 को गुड सीज हुआ है। अब इन्होंने बोल दिया इसके 7 दिन के अंदर विद इन 7 days, तो 8 जुलाई तक नोटिस इशू कर देना है। अब ये नोटिस जो है, मान लेते हैं सपोज रिसीव्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए, हमारे यही वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मिस्टर ए को हमने नोटिस भेजा, वो नोटिस मिस्टर ए को रिसीव्ड हुआ ऑन 12 जुलाई। तो जिस दिन इशू किया हमने और उनको रिसीव्ड हुआ, सर्विस हो गया, वहाँ से 7 days के अंदर अंदर, मतलब 19 जुलाई तक ऑर्डर पास हो जाएगा। भाई प्रॉपर ऑफिसर 7 days, जिस दिन उनको नोटिस सर्विस हुआ, सर्व्ड हुआ, वहाँ से ये भी 7 days, जिस दिन सीज किया वहाँ से 7 days में नोटिस इशू होगा, और नोटिस सर्व होने के 7 days के अंदर अंदर, 7 days के अंदर अंदर क्या ऑर्डर पास कर देगा डिपार्टमेंट। सर मान लीजिए हमने नोटिस 2 जुलाई को भेज दिया, 4 जुलाई को मिल गया, तो 4 जुलाई से 7 days काउंट किए जाएंगे, 11 जुलाई तक ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए। सर ये टाइम क्यों देते हैं कि भाई वो खुद आ जाए, आकर के बोल दे कि भाई साहब मैं अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ। उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हियरिंग का एक मौका दिया जाएगा,
बराबर है। तो हियरिंग का मौका देने के लिए शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है ताकि वो आकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके यहाँ पर। तो तब तक पेनल्टी नहीं लगेगी। अब इसमें भी अमेंडमेंट है। पहले ये था नो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी शेल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 विदाउट गिविंग द रीजन कंसर्न एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब वहाँ पे नो पेनल्टी कर दिया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 129 में पहले टैक्स और पेनल्टी दोनों पे फोकस किया गया कि टैक्स भी लो और पेनल्टी भी लो, बट अब उन्होंने क्या कर दिया, पेनल्टी को डबल कर दिया 200%। तो टैक्स के अमाउंट का तो इश्यू खत्म कर दिया इन्होंने। तो इसलिए यहाँ पे बार बार से पेनल्टी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, क्यों टैक्स का अब उनको टेंशन नहीं है, मेन क्या है पेनल्टी। तो यहाँ पे बार बार पेनल्टी वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर। सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी कंक्लूडेड on payment of amount referred under section 129 subsection 1 all proceeding in respect of the notice specified subsection 3 shall be deemed to be concluded। अगर आकर के ऑफिसर 129(1) की जो पेनल्टी है ए और बी की, जो भी यहाँ पर ए और बी हमने पढ़ा, इन दोनों में से जिसकी भी पेनल्टी जो भी केस है दोनों में से वो पेनल्टी अगर आकर के पे कर देते हो आप, तो उस केस में 129(3) की प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा। जो ऑर्डर वगैरह इशू किए उनको रोक देंगे। बट क्वेश्चन है कि आपके कान पे झूठ तक नहीं रहेंगी। मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, मैंने आपको नोटिस भेजा, आप नहीं आए, मैंने उसका ऑर्डर भी आपको पास कर दिया, ऑर्डर भी आपको मिल गया, आप फिर भी नहीं आ रहे। अब क्या करेंगे? ऑर्डर के बाद 15 दिन तक हम इंतजार करेंगे कि शायद आप आ जाओ, अपनी गलती का एहसास करो और हमारे को पेनल्टी दे दो। लेकिन आप तो ढीठ है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप लोग ढीठ नहीं है, यहाँ पर मिस्टर ए की बात करो। मिस्टर ए ढीठ है, मान लो आ ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे? अब उसका जो कुछ सीज किया ना वो ऑक्शन में जाएगा। अब ऑक्शन में जाएगा तो इधर देखो, कॉन्सिक्वेंसेज इन टैक्स ऑफ फेलियर टू पे अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 डिस्पोजल ऑफ गुड्स और कन्वेंस, इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। और डिस्पोजल का प्रोविजन सेम वही रहेगा जो सेक्शन हमने डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में पढ़ा था, सेम वैसे। जैसे एग्जांपल के लिए, वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under subsection 1 of section 129, उस केस में क्या होगा? तो उस केस के अंदर ये क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा प्रोविजन लगा देंगे ऑक्शन वाला। डिस्पोजल ऑफ गुड्स और कन्वेंस और डिटेन एंड सीज प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री एंड एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस, जो हमने डिमांड एंड रिकवरी में पढ़ा, सेम प्रोसीजर कि गुड्स को फिर ऑक्शन में डालेंगे। जब ऑक्शन के अंदर गुड्स जाएगा डिस्पोज होने के लिए, तो उस केस के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके बेस पे उसकी इन्वेंट्री तैयार की जाएगी कि कितना गुड्स है, कितना स्टॉक है, मार्केट वैल्यू क्या है, ताकि मार्केट वैल्यू से कम में ऑफिसर ना बेचे एक तरह से। मान लीजिए होता क्या, यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम है गुड्स 10 लाख का है और हमको तो कितना वसूल करना, 5 लाख की पेनल्टी। तो मैंने मेरे मिलने वाले को बोला ऑक्शन में तू आजा 6 लाख में ले जाना माल को, हमको 5 लाख की पेनल्टी मिल जाएगी, रिकवरी एक्सपेंडिचर मिल जाएंगे, नुकसान होगा तो मिस्टर ए का होगा, तू तेरे उसको बाद में 8-9 लाख में बेच देना। बोला ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी हमसे जवाब मांगेगी, महेश गौड़। मैंने कहा यस। बोले तुमने ये किस वैल्यू में बेचा? मार्केट वैल्यू 10 लाख है, तुमने 6 लाख में कैसे बेचा? मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं फंस जाऊँगा। तो यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो रेडी होगी विद मार्केट वैल्यू, पूरा एक स्टेटमेंट रेडी होता है बेटा, ओके। बट ये कब होता है? जब 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता। मान लो मैंने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पहुंच भी गया सामने वाले के पास, उसको सामने वाले को ऑर्डर मिल गया, उसके 15 डेज तक हम ऑक्शन नहीं करेंगे, 15 डेज के बाद ऑक्शन करेंगे अगर 15 डेज तक उसने पेनल्टी पे नहीं की ना। नेक्स्ट है वेयर द पर्सन पे द अमाउंट पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 इंक्लूडिंग एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड सेफ कस्टडी हैंडलिंग ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस बट बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस then proper officer shall cancel the process of auction and release such goods और कन्वेंस। इधर देखना ये क्या बोलना चाहता है। अगर किसी गुड्स को मुझे ऑक्शन में डालना तो मुझे पहले उसका भी आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि अब हम आपके गुड्स को ऑक्शन में क्यों ना डालें। हमने भाई आपको नोटिस भेजा, हमने उसका ऑर्डर पास कर दिया, भाई पेनल्टी भरो, आपने फिर भी कुछ नहीं जवाब नहीं दिया, अब हम आपके गुड्स को ऑक्शन में क्यों ना डालें, उसका एक नोटिस भेजूंगा मैं उनको, बराबर है। अगर वो नोटिस गया, बराबर है, और उन्होंने मुझे क्या कर दिया, पहले ही बोला कि सर एक काम कीजिए, नोटिस इशू करने से पहले ही वो आए और आकर बोला सर रुकिए, आप ऑक्शन का कोई भी तैयारी मत कीजिए, ये पकड़िए अमाउंट जो भी पेनल्टी का है, ये आपने हमारे गुड्स को कस्टडी में रखा, मैंने कहा बिल्कुल गोडाउन में रखा, गोडाउन का भाड़ा दो,
ये लो गोडाउन का भाड़ा पकड़ो। तो जो भी हमने सेफ कस्टडी में उस गुड्स को रखा, उसके चार्जेस हो गए, पेनल्टी हो गई, अगर वो सब पे कर दिए गए हमारे को, तो फिर ऑक्शन नहीं होगा, उस गुड्स को और कन्वेंस को छोड़ देंगे। अब देखो गुड्स को छोड़ने की पेनल्टी तो उन्होंने दी है, यहाँ पर देखो ये हमने पढ़ा जो, आओ यहाँ पर, व्हेन एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स while they are in transit in contravention of the provision, then all such goods and conveyance used shall be liable to detention or seizure. The detention or seized goods conveyance shall be released. अब यहाँ पे कन्वेंस के लिए अलग से पेनल्टी है, गुड्स रिलीज की तो अभी हमने पढ़ी, वो गुड्स रिलीज की है, कन्वेंस की है यहाँ पर है। The conveyance shall be released on payment of the transporter of penalty under section 129 subsection 3। जब मैं ऑर्डर पास करूँगा उसमें पेनल्टी लिखूंगा कि भाई ट्रक को छुड़ाना तो इतनी पेनल्टी दो, वो अमाउंट और 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस। मान लो उसमें मैंने लिखा 80,000, तो 80,000 पे करो, मैंने लिखा 1,50,000 पे करना है, तो सिर्फ 1 लाख पे करना है और गुड्स को ले जा और ट्रक को ले जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट, वेयर द डिटेन और सीज गुड्स आर पेरिशेबल और हैजार्डियस गुड्स। अब मान लो मैंने गुड्स सीज किया, मैंने आपको नोटिस भेजा, कोई रिप्लाई नहीं है, मैंने 129(3) का ऑर्डर भी भेज दिया। अब ऑर्डर भेजना, ऑर्डर रिसीव्ड भी हो गया, आपको रिसीव्ड होने के 15 दिन तक अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो हम ऑक्शन करेंगे। बट मान लो आपका गुड्स ही ऐसा जो 15 दिन में बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या उसको रखने की जगह नहीं है हमारे पास में, तब हम 15 दिन से पहले भी ऑक्शन कर सकते हैं उसका। वेयर द डिटेन्ड और सीज्ड गुड्स आर पेरिशेबल और हैजार्डियस इन नेचर और लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम, then said period of 15 days may be reduced by the proper officer. Disposal of proceeds of sale of goods or conveyance and movable or immovable property। अब इधर देखो, मान लो आपके गोडाउन पे हम आए, अब हमने बोला भाई पैसा तो दो पेनल्टी का, आपने बोला है ही नहीं, तो हम आपके गुड्स को ऑक्शन में डाल देंगे। बट गुड्स की वैल्यू ही खत्म हो गई, हम जब ऑक्शन कर रहे थे मालूम था गुड्स तो सड़ चुका, बेकार है, हमने आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, उसको ऑक्शन में डालेंगे, बराबर ट्रक को ऑक्शन में डालेंगे, हमको हमारे पैसे से मतलब है। तो उस केस में जो पैसा मिला ऑक्शन से, उसका क्या करेंगे? अब हमको पैसा मिल गया, उसका हम करेंगे क्या? तो इधर देखना, सबसे पहले आपके जो ड्यूज है ना, पेनल्टी जो मांगते हैं, उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा। वो बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिकवरी, सबसे पहले तो रिकवरी एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, फिर आपके जो पेनल्टी के ड्यूज है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ये सेम वही है जो डिमांड एंड रिकवरी में हमने पढ़ा था। सबसे पहले आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और रिकवरी कॉस्ट लगा है, मान लो रिकवरी कॉस्ट लगा आपने गुड्स ऑक्शन में डाला, गुड्स से आपको मिला 9.5 लाख, इसमें से 1 लाख रिकवरी एक्सपेंडिचर हुआ, पहले वो एडजस्ट करो। 5 लाख आप पेनल्टी मांगते हो, वो एडजस्ट करो, टोटल कितना हो गया 6 लाख। अभी भी कितना बचा बैलेंस 3.5 लाख। उसका क्या करोगे? तो देखो इधर, फर्स्ट रिकवरी एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट एडजस्ट होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस। नेक्स्ट, बी अप्रोप्रिएट अगेंस्ट द अमाउंट टू बी रिकवर्ड और टू द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी पेबल अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 इज द केस में बी। नेक्स्ट, बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर अंडर द एक्ट। अब 3.5 लाख रुपया जो बैलेंस बच गया, वो हम क्या करेंगे कि जीएसटी में सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इनमें से कहीं पे भी किसी एक्ट में और भी कोई ड्यूज बाकी है क्या मिस्टर ए का, अगर कहीं बाकी है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। मान लो कुछ बाकी था, वो 50,000 था, एडजस्ट हो गया, अभी भी 3 लाख बचा है, वो हम मिस्टर ए को दे देंगे। द बैलेंस इफ एनी शेल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द ऑनर। अब जो ऑनर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल देंगे, मिस्टर ए के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। बट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो तब होगी ना जब मिस्टर ए रजिस्टर्ड है। मान लो मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा? और 129(3) की पेनल्टी लग रही है और मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, उस केस के अंदर एक काम करो, मिस्टर ए से उसकी बैंक डिटेल लो और उसके बैंक में क्रेडिट कर दो पैसा। Where the said person is not required to be registered under the act, then said amount shall be credited to the bank account of the person concerned। बट यहाँ पे एक और केस है, मान लो
जिस आदमी को पैसा लौटाना उसका ही पता नहीं है हमारे को, भाग गया। या ट्रक से माल जा रहा था, हमने ट्रक वाले को बोला माल किसका, साइड में लगा ट्रक वाले ने बोला साहब एक आदमी आया था, दिया था हमको पैसा, दिया, ये एड्रेस दिया, ये डिटेल है, देखा वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। हो सकता है कोई स्मगलिंग का माल हो, कुछ भी हो सकता है। उस केस में क्या करेंगे, अब गुड्स को ऑक्शन में भी डाल दिया, ओनर आया नहीं, ऑक्शन कर दिया, ऑक्शन करने के बाद पैसा भी मिल गया। अब जब ओनर का ही पता नहीं तो उस पैसे का करे क्या, वो फिर फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब कंज्यूमर वेलफेयर फंड वगैरह। Where it is not possible to pay the balance of sale proceeds as per clause D of sub rule 1 to the person concerned within a period of 6 months from the date of sale of such goods or conveyance or such further period as the proper officer may allow, such balance of sale proceeds shall be deposited with the funds, फंड में डिपॉजिट कर दो। ओके, ये बेटा आपके सेक्शन 129 का पूरा निचोड़ पूरा का पूरा हमने पढ़ा। ये बड़ा अमेंडमेंट किया इन्होंने, भारी अमेंडमेंट है ये बेटा। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ ना। अब हम आते हैं बेटा कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी। इसमें भी अमेंडमेंट आया बेटा, क्या है जरा ध्यान से सुनना। कॉन्फिस्केशन में क्या होता है, जब कोई भी गुड्स को सीज किया जाता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो कई बार उसको कॉन्फिस्केशन में भी ले सकते हैं। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है कि देखो सीज में और कॉन्फिस्केशन में डिफरेंस क्या है। सीज में अगर आपके गुड्स को लिया गया है तो ऑक्शन में जाएगा, ऑक्शन का जो अमाउंट आएगा डिपार्टमेंट अपनी पेनल्टी वगैरह जो भी लायबिलिटी या जो भी ड्यूज आपके बाकी वो ले लेंगे, बाकी का पैसा आपको लौटा देंगे। कॉन्फिस्केशन में अगर गुड्स आ गया तो पूरा गुड्स सरकार का माना जाता है, गवर्नमेंट का माना जाता है, फिर वो गुड्स गवर्नमेंट का ही होता है। गवर्नमेंट अगर उसको ऑक्शन में डालेगा, जो भी पैसा आएगा पूरा गवर्नमेंट अपने पास में रखेगी, आपको एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगी। कॉन्फिस्केशन ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि सीज कर ले गुड्स, एक बार चलेगा। कॉन्फिस्केशन में गुड्स लेने का मूड बना लिया गवर्नमेंट ने तो फिर हम सबकी बैंड बजा देगा, गवर्नमेंट बैंड बजा देगा। क्यों? क्योंकि फिर हमको फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, सारा का पैसा सारा पैसा सरकार के पास जाएगा। अब हुआ क्या, मान लीजिए कोई गुड्स कॉन्फिस्केशन में ले लिया मैं ऑफिसर हूँ, मैंने आपका कोई गुड्स कॉन्फिस्केशन में ले लिया। अब ले लिया तो आपको कितने नुकसान होंगे इधर देखना। पहला, गुड्स गया, पहला नुकसान। दूसरा, टाइम पर आप उसको पहुँचा ही नहीं पाओगे। किसी कस्टमर को आप गुड्स भेजना चाहते थे, मैं आपके गोडाउन में आया, मैंने देखा कि आप फेक इनवॉइस वगैरह इशू कर रहे हो, मैंने देखा कि कुछ प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे हो, मैंने गुड्स को कॉन्फिस्केशन में ले लिया। अब कॉन्फिस्केशन में ले लिया तो आप माल दे ही नहीं पाओगे टाइम पर अपने कस्टमर को, आपकी गुडविल का लॉस। उस केस में आप क्या बोलोगे, सर एक काम कीजिए, केस चलता रहेगा, आप गुड्स को कॉन्फिस्केशन में लेने की बजाय हमें दे दो, हम कस्टमर को भिजवा देते हैं, उसके बदले आपको कोई एक्स्ट्रा फाइन चाहिए तो फाइन ले लो। तो हम क्या करेंगे, एक रिडम्पशन फाइन होता है, वो आपसे चार्ज करेंगे और आपको वो गुड्स दे देंगे फिर। तो वो जो रिडम्पशन फाइन है ना, रिडम्पशन फाइन, उसमें अमेंडमेंट आया। पहले ये रिडम्पशन फाइन होता था जो मार्केट वैल्यू है उसके बराबर का या उससे कम हो सकता था, मतलब मैक्सिमम मार्केट वैल्यू के बराबर माइनस टैक्स का अमाउंट रिड्यूस होता था। अभी उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ गया। तो वो क्या है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 130 सबसेक्शन 1, केसेस इन विच गुड्स कैन बी कॉन्फिस्केटेड। वो केसेस जिनकी वजह से गुड्स को आपका कॉन्फिस्केशन में लिया जा सकता है, वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। 4 केस हैं। वेयर, अब ये वेयर ये भी अमेंडमेंट है, पहले वेयर वर्ड यूज़ नहीं था, पहले था नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट इफ, हटा दिया। अब ये वाला प्रोविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दिया गया यहाँ पर कि वेयर एनी पर्सन supplies or received any goods in contravention of any of the provision of this act or the rules made thereunder with intent to evade tax payment of tax। अगर कोई भी गुड्स आप बेच रहे हो या कोई खरीद रहा है अंडर कॉन्ट्रावेंशन तो गुड्स को कॉन्फिस्केशन में ले सकते हैं। इसका मतलब मैंने आपको गुड्स बेचा, या इधर देखो मैं तो ऑफिसर ही ठीक हूँ भाई। एग्जाम्पल इधर लेते हैं, ये है मिस्टर के, ये है मिस्टर एल। मिस्टर के ने मिस्टर एल को माल बेचा, मिस्टर के ने मिस्टर एल को माल बेचा। गुड्स की वैल्यू मान लेते हैं, इधर देखना, गुड्स की वैल्यू या सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे बेचा, सेलिंग प्राइस है 10 लाख, मार्केट वैल्यू वो है 12 लाख और टैक्स है 1.2 लाख मान लो। कॉस्ट है प्रोडक्ट की 8 लाख। कुछ डिटेल्स मैंने लिख दी यहाँ पर,
ओके, अब मिस्टर के मिस्टर एल को माल बेच रहे विदाउट इनवॉइस मान लो, तो अंडर कॉन्ट्रावेंशन है, और हमने वो गुड्स जो है कॉन्फिस्केशन में ले लिया, सीज नहीं किया। देखो आपको एग्जाम में कैसे पता लगा कि सीज या कॉन्फिस्केशन, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर सेक्शन 129 की पेनल्टी पूछे तो सीज, और 130 की पूछे तो कॉन्फिस्केशन। दोनों में हेयरलाइन डिफरेंस, इसलिए कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में। अब इस गुड्स को हमने कॉन्फिस्केशन में लेने का मूड बना लिया, क्यों? क्योंकि अंडर कॉन्ट्रावेंशन है। अब वो गुड्स अगर इनको बेच दिया गया है, इनके पास पहुंच गया, उसके बावजूद भी हम इनके यहाँ से कॉन्फिस्केशन में ले सकते हैं, या इनके यहाँ पर पड़ा है और प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहे तो हम इनके यहाँ से कॉन्फिस्केशन में ले सकते हैं गुड्स को। रास्ते में, तो रास्ते में भी कॉन्फिस्केशन में जा सकता है गुड्स। तो मान लेते हैं गुड्स जो है वो रास्ते में था, ये भी ट्रांसपोर्ट का ट्रक है। अब यहाँ पे माल भेजने वाले मिस्टर के, और जिनके पास भेजा गया वो मिस्टर एल। सेलिंग प्राइस 10 लाख में डील हुई है इनकी, मार्केट वैल्यू 12 लाख है, टैक्स का अमाउंट 1.2 लाख है, और कॉस्ट 8 लाख। ओके, आ जाओ। तो इस केस के अंदर कॉन्फिस्केशन में लिया जा सकता है। दूसरा केस, डज नॉट अकाउंट ऑफ फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऐसा गुड जिस पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी उनका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया। सप्लाई एनी गुड्स लाइबल टू पे टू टैक्स, सप्लाई एनी गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के गुड्स सप्लाई कर रहे हो आप। ओके, इंटेंशन क्या है? टैक्स चोरी करने की, वही इंटेंशन के साथ में। यूज एनी कन्वेंस एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरियर्स ऑफ गुड्स in contravention of the provision of this act or the rules made thereunder unless the owner of the conveyance prove that it was so used without the knowledge or conveyance of the owner himself, his agent, if any, and the reason in charge of the conveyance, then all such goods or conveyance shall be liable to confiscated and the person shall be liable to penalty under section 122। इधर देखो बेटा, ये क्या बोलना चाहता है। मान लीजिए जो ट्रक का ओनर है उसको पता ही नहीं है, ट्रक ड्राइवर जो उसका सेटिंग कर ली मिस्टर के ने, बोले देख भाई तुझे माल ले जाना है, बोले मेरा मालिक अलाउ नहीं करा, बोले मालिक को पूछ ही मत। तो ट्रक का ओनर अगर ये बता देता भाई इसमें मेरी लाइबिलिटी नहीं है, मेरी को तो पता भी नहीं था ट्रक गया कब से, निकला कैसे, बराबर है, तो उस केस में ट्रक का ओनर शायद बच जाए, मिस्टर के नहीं बचेगा, ट्रक का ओनर शायद बच जाए, बराबर है, बट पेनल्टी जो लगनी है वो तो लगेगी। दूसरा, मान लीजिए ट्रक का ओनर खुद बोलता है हाँ लेकर के जाओ ट्रक, तो उनको 122 की पेनल्टी भी लगेगी और उनका ट्रक भी कब्जे में जाएगा। अब ट्रक को छुड़ाना है तो एबी ट्रांसपोर्ट को अलग पेनल्टी देनी पड़ेगी, और मिस्टर के को अगर अपना माल कॉन्फिस्केशन में ले जाने से बचाना है तो उनको रिडम्पशन फाइन पे करना पड़ेगा। अब वो रिडम्पशन फाइन कितना होता है, इधर आ जाओ। रिडम्पशन फाइन होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रिडम्पशन फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन के बदले आप ये पे करते हो, मार्केट वैल्यू जितनी है वो माइनस टैक्स अमाउंट। टैक्स है आपने पे किया नहीं किया, जो भी टैक्स लगने वाला है वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। टैक्स पेबल और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। ये अमेंडमेंट है बेटा, पहले खाली इतना ही था, पहले इस प्रोविजन में सिर्फ इतना सही था, अभी 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर जोड़ दिया गया है। तो उधर देखो, वेयर द कॉन्फिस्केशन ऑफ एनी गुड्स और कन्वेंस इज ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट, द ऑफिसर एडजुडिंग इट शैल गिव द ओनर ऑफ द गुड्स एन ऑप्शन टू पे इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन फाइन। सच फाइन एज द सेड ऑफिसर थिंक फिट, जितना वो चाहे उतना ले सकता है, बट मैक्सिमम कितना लेगा, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स पेबल और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, उतना मैक्सिमम ले सकता है। ये मैक्सिमम अमाउंट है, यहाँ पे जो लिखा है ना ये है मैक्सिमम, इससे कम भी ले सकता है चाहे तो। थिंग्स फिट, प्रोवाइड दैट सच फाइन लेविएबल शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस द टैक्स चार्जेबल देयर ऑन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्रीगेट ऑफ सच फाइन, जो पूरा एग्रीगेट होगा, एंड पेनल्टी लेविएबल शैल नॉट बी लेस देन पेनल्टी इक्वल्स टू द 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। ओके, चलो
अब इधर आ जाओ, जो ट्रक का मालिक है उसको ट्रक छुड़ाना है, उसका क्या करें? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एनी सच कन्वेंस इज यूज फॉर द कैरियर्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर ऑफ फॉर हायर, द ऑनर ऑफ कन्वेंस शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू पे इन lieu of confiscation of the conveyance and fine equal to the tax payable on such goods being transport thereon। मतलब अगर ट्रक को छुड़ाना है तो टैक्स के बराबर के अमाउंट 100% ऑफ टैक्स। तो आ जाओ जरा हमारे एग्जांपल से समझते हैं। ये है गुड्स, तो सबसे पहली चीज़ इसमें पेनल्टी कितनी लगेगी? पेनल्टी नहीं, सॉरी, फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। फाइन कितना लगेगा? तो 12 लाख मार्केट वैल्यू है माइनस टैक्स पेबल 1.2 लाख, कितना आ जाएगा? 10.8 लाख। ये अमाउंट जो टैक्स लगना है उससे कम नहीं होना चाहिए। टैक्स है 1.2 लाख, उससे तो कम है ही नहीं। ओके, टैक्स जो चार्ज होगा वो 1.2 लाख है, उससे कम नहीं है। ये फाइन हो गया। किसके लिए? मिस्टर के के लिए, अगर अभी माल मिस्टर के पास में वही ओनर है तो। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रक के लिए कितना फाइन होगा? एबी ट्रांसपोर्ट, टैक्स के बराबर का अमाउंट 1.2 लाख। हो सकता है 12% रेट हो, ये 12% रेट है, उसके बराबर का अमाउंट। ओके, चलो, तो ट्रक को छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये हट गया, ये डिलीट हो गया, मतलब नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपके गुड्स को कॉन्फिस्केशन में लेने से पहले आपको हियरिंग का एक मौका दिया जाएगा। डायरेक्ट कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकते वो, पहले एक शोकॉज नोटिस भेजेंगे आपको कि कॉन्फिस्केशन में क्यों ना ले आपका गुड्स, फिर आप रिप्लाई करो। रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी रहा तो आपके गुड्स को छोड़ देंगे, नहीं तो कॉन्फिस्केशन में ले लेंगे। टाइटल ऑफ गुड्स और कन्वेंशियल वेस्ट इन द गवर्नमेंट, अगर गुड्स को कॉन्फिस्केशन में ले लिया तो फिर उसका टाइटल, गुड्स का टाइटल, ट्रक का टाइटल, जो कन्वेंस है उसका टाइटल, दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। फिर दोनों के दोनों गवर्नमेंट के रहेंगे बेटा, दोनों के दोनों किसके रहेंगे? सरकार के रहेंगे। मतलब उनको बेच करके जो पैसा आएगा पूरा पूरा गवर्नमेंट का होगा, वो फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। असिस्टेंस ऑफ पुलिस, जब कभी आप कॉन्फिस्केशन में कोई भी गुड्स लेते हैं तो कई बार सामने वाला आदमी अगर भारी होता है, पावरफुल होता है, गुंडागर्दी करता है, तो आप पुलिस वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं। जीएसटी ऑफिसर पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। पुलिस ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर ऑफिसर शेल असिस्ट हिम टू टेकिंग एंड हैंडलिंग सच पोजेशन। डिस्पोजल ऑफ गुड्स और कन्वेंस, अगर मान लो आपको कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास किया या आपको नोटिस भेजा पहले कि भाई हम आपके गुड्स को कॉन्फिस्केशन में क्यों ना लें, आप उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम 3 महीने तक इंतजार करेंगे, 3 मंथ्स तक, मैक्सिमम 3 मंथ्स, उसके बाद हम उस गुड्स को ऑक्शन में डाल देंगे। कि प्रॉपर ऑफिसर में आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट द कॉन्फिस्केटेड गुड्स और कन्वेंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एंड आफ्टर गिविंग रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, डिस्पोज ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस एंड डिपॉजिट द सेल प्रोसीड देयर इन विद द गवर्नमेंट। हम क्या करेंगे भाई? रिडम्पशन फाइन पे करने के लिए 3 महीने का टाइम दे दिया, और हमने ये भी देखा कि ये गुड्स और किसी एक्ट में कहीं पे भी यूज़ नहीं होने वाला है। जैसे होता ना, कोई वैल्यू एडिड टैक्स के भी कोई प्रोविज़न अगर लग रहे हो तो, या कोई लोकल बॉडी टैक्स के कोई प्रोविज़न लग रहे हो तो कहीं पे भी ये यूज़ नहीं होने वाला है। अब हम इसको कॉन्फिस्केशन में आ चुके गुड्स को ऑक्शन में डाल देंगे, डिस्पोज कर देंगे। चलो बेटा, यहाँ पे ये आपका 130 कंप्लीट होता है। अब हम इनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। अब हम ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें जो आपके पास एग्जाम्स वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम क्रैकर में हैं। ओके, तो आपने जो एग्ज़ाम क्रैकर खरीदी होगी उसमें अवेलेबल रहेंगे, उसमें रहेंगे, या आपको अनअकैडमी से मिली होगी एग्ज़ाम क्रैकर, तो उसमें अवेलेबल रहेंगे ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 129 का, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड। अब इन्होंने क्या बोला? अमाउंट टू बी पेड for release of goods detained or seized under section 129 of the CGST Act 2017 if owner of the goods does not come forward for payment of applicable tax and penalty. Owner does not come forward. Value of goods 30 lakhs, applicable GST on such goods 5,40,000, GST already paid on such goods 3,60,000। आ जाओ इधर देखना बेटा,
सबसे पहली चीज सेक्शन 129 जो है, ऑनर ऑफ गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड, वो आया ही नहीं चला करके आपके पास में, बराबर है। तो वैल्यू कितनी होगी, पेनल्टी कितनी होगी, सॉरी 50% ऑफ वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो भी है, 50% ऑफ वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 लाख, 15 लाख रुपया, ये आपकी पेनल्टी लगेगी। और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली हायर कितना होगा, यही होगा, क्योंकि टैक्स कितना है 5,40,000, उसका 200% कितना हो जाएगा 10,80,000। ओके, तो पेनल्टी तो इतनी होगी, बट उन्होंने पेनल्टी नहीं पूछी, उन्होंने पूछा अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट तो पेनल्टी के साथ टैक्स का भी पे करना पड़ेगा, टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना 5,40,000, जिसमें से ऑलरेडी 3,60,000 आप दे चुके हो, वो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये, $16,80,000। ओके, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ गुड्स वर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, अगर एग्जम्प्ट होता ये तो एग्जम्प्ट होता तो 5% ऑफ वैल्यू, और 25,000 विच एवर इज लेस, 5% ऑफ वैल्यू कितना आता, 1,50,000 और 25,000 विच एवर इज लेस कितना आएगा यहाँ पे 25,000। नेक्स्ट है वेदर एक्शन कैन बी टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और इफ गुड्स आर अटेम्प्टेड टू बी रिमूव्ड विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन बुक्स, इफ यस एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रोविजंस अंडर द CGST एक्ट। तो बेटा सीधी सी बात है, सेक्शन 129 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, गुड्स क्या कर लेंगे, आपकी सीज कर लिया जाएगा, फिर आपको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। गुड्स अगर एग्जम्प्ट है तो क्या होगा, गुड्स टैक्सेबल है तो क्या होगा, जो अपन ने ऊपर देखा है। अब आते हैं सेक्शन 130 का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन लेविएबल अंडर सेक्शन 130 of CGST Act 2017. The goods liable for confiscation on the conveyance used for carriage of such goods. Details are as follows. तो देखो गुड्स लाइबल है, उसके लिए कितनी पेनल्टी लगेगी, जो कन्वेंस आपने डिपार्टमेंट ने अपने कॉन्फिस्केशन में ले रही है उसके लिए कितनी पेनल्टी लगेगी। तो गुड्स को छुड़ाने की पेनल्टी भी बतानी है और कन्वेंस को छुड़ाने की पेनल्टी भी बतानी है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स फॉर द ऑनर बिफोर GST 15 lakhs, मार्केट वैल्यू 20 lakhs, GST on such goods 3,60,000. You are also required to explain relevant legal provisions in brief. ठीक है, इधर आ जाओ। मैक्सिमम फाइन कितना होगा, 100% ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितने 20 lakhs, माइनस टैक्स जो भी पेबल है 3,60,000, कितना आ गया ये, $16.4 lakhs। और ये अमाउंट टैक्स के अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, टैक्स का अमाउंट कितना 3.6, विच एवर इज हायर 16,40,000। इतना अमाउंट तो पे करना है गुड्स को छुड़ाने के लिए। अब ट्रक को छुड़ाना है तो टैक्स के बराबर अमाउंट देना पड़ेगा 3,60,000 ट्रक को छुड़ाने के लिए, कन्वेंस के लिए। चलो बेटा,
तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 129 और 130 कंप्लीट होता है।